देखो आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। तो व्याकरण में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये भाषा है क्या। हाँ। है ना। तो जब यह धरती बनी थी उस समय तो मनुष्य कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानता था, कोई भाषा नहीं जानता था। वह अपनी भावों या विचारों को इशारों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाता था। चूंकि वह कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तो इसीलिए वह अपने भावों या विचारों को, अपनी बातों को इशारों के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाता था। हाँ, उसे अपनी इस बातों को स्पष्ट करने के लिए बाद में धीरे धीरे उसने चित्रों का भी सहारा लेना पड़ा। लेकिन अपनी सभी बातों या मनोभावों को पहुंचाने के लिए चित्रों या इशारों के द्वारा हम सभी बातों को, अपनी मनोभावों को नहीं पहुंचा सकते हैं, है ना। परंतु आपसी बातचीत के लिए केवल संकेतों से काम नहीं चल सकता, उसके लिए एक माध्यम का होना जरूरी है। अपनी बातों या मनोभावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए सिर्फ संकेतों से काम नहीं चल सकता है, उसके लिए एक माध्यम का होना जरूरी है ना। और यह माध्यम ही भाषा कहलाती है। यह माध्यम ही भाषा कहलाती है। हम अपनी बातों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो एक माध्यम से पहुंचाते, तो यह माध्यम क्या है? भाषा है। भाषा के माध्यम से ही हम अपनी बातों या विचारों को, मनोभावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरे के मनोभावों या विचारों को समझते हैं, भाषा के द्वारा है। तो भाषा क्या है बेटा? मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। भाषा क्या है? मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। भाषा वे ध्वनि संकेत हैं जो मानव मुख, मनुष्य के मुख से निकलकर परस्पर विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बनते हैं। यह एक साधन है। भाषा क्या है? साधन है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरे के भावों या विचारों को ग्रहण करते हैं। तो दूसरे के भाव और विचार सुनकर या पढ़कर उसे ग्रहण करते हैं। ठीक है। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक रूप और लिखित रूप। तो मौखिक भाषा क्या है? भाषा का वह रूप जिसमें विचारों का आदान प्रदान केवल बोलकर या सुनकर किया जाता है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का वह रूप जिसमें विचारों का आदान प्रदान केवल बोलकर या सुनकर किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा, भाषा का वह रूप जो जिसमें लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है लिखित भाषा कहलाता है। तो भाषा के कितने रूप हुए बेटा? 2। कौन कौन? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा के जिस रूप से हम अपनी बात को बोलकर या सुनकर दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा का वह माध्यम जिसमें कि हम अपनी आराम से बोलिए, लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है लिखित भाषा कहलाता है। वेरी गुड। तो भाषा के मुख्य 4 कौशल कौन कौन से हैं जिसके द्वारा हम अपने बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों की बातों को ग्रहण करते हैं? तो भाषा के मुख्य 4 कौशल कौन कौन हैं? बोलना, पढ़ना, सुनना और लिखना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपने, इसका मतलब है कि तुम अच्छे से समझ रहे हो। गुड। तो भाषा के मुख्य 4 कौशल बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना, यही 4 कौशल है जिसके माध्यम से हम भाषा के शुद्ध एवं सार्थक रूप को सीखकर प्रयोग में ला सकते हैं। समझ रहे हैं बेटा? तो क्या हम लोगों ने क्या देखा कि जब ये धरती बनी तो उसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, तो उसने आराम से बोलिए, इशारों का सहारा लिया। लेकिन उसके बाद उसने चित्रों का सहारा लिया। लेकिन सिर्फ चित्रों
या इशारों से ही हम अपने सभी बातों या मनोभावों को दूसरों तक स्पष्ट नहीं पहुंचा सकते नहीं हैं। पहुंचा तो उसके लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ी? एक माध्यम की। माध्यम की, जिसे कि भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं, है ना। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वेरी गुड। देखो, भाषा के बाद अब हम जाने कि आखिर बोली क्या है। भाषा के बाद हम जाने कि आखिर बोली क्या है। तो भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। देश के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली सीमित अथवा छोटे में बोली जाती है। भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है और बोली का क्षेत्र छोटा होता है। भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है और बोली का क्षेत्र छोटा होता है। हाँ, बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। बोली सिर्फ बोलचाल की भाषा है। भाषा के द्वारा हम साहित्य की रचना कर सकते हैं, उपन्यास लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, लेकिन बोली सिर्फ बोलने की चीज है, मौखिक रूप है। वो उसे साहित्य नहीं लिखा जा सकता है बोली से, है ना। तो भाषा छोटा रूप है बोली। अच्छा, ठीक है बेटा। तो अब आज हम लोगों ने देख लिया कि भाषा क्या है। हाँ। है ना। भाषा क्या है? तो भाषा हम लोगों ने देखा कि जब ये बनी थी, सृष्टि बनी थी, जब मनुष्य जन्म लिए थे तो उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो अपनी बातों दूसरों को संकेतों के माध्यम से समझाते थे, इशारों से समझाते थे। धीरे धीरे उन्होंने चित्रों का माध्यम लिया, लेकिन देखा गया कि सिर्फ इशारों और संकेतों से हम अपनी सभी बातों को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। इसके लिए एक माध्यम का होना बहुत जरूरी है, और यही माध्यम भाषा कहलाती है। भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। तो जब हम अपनी भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो मौखिक भाषा कहलाती है। और जब अपनी बात को लिखकर बताते तो उसे लिखित भाषा कहलाती है। हाँ, दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों की बातों को ग्रहण करते हैं तो ये लिखित भाषा कहलाती है। और भाषा के मुख्य 4 कौशल कौन कौन है? बोलना, पढ़ना, लिखना और सुनना। वेरी गुड। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, है ना। भाषा के मुख्य 4 कौशल कौन कौन से हैं। अब हम जाने बोली किसे कहते हैं। तो भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा बोली जो है उसका सीमित क्षेत्र होता है। बोली के द्वारा हम साहित्य की रचना नहीं कर सकते, सिर्फ बोल चाल में बोली करते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद हम देखें कि राजभाषा या राष्ट्रभाषा जो कहलाता है, हमारे राज्य की भाषा, राजभाषा क्या हुई। तो वर्तमान में हमारे देश में 22 भाषा प्रचलित है। मैं जो बोल रही हूँ बेटा पहले ध्यान से सुनिए तब बोलिएगा, ठीक है। तो वर्तमान में हमारे देश में कितनी भाषाएं प्रचलित हैं? 22 भाषाएं प्रचलित हैं। परंतु मुख्य रूप से समझी और बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। हमारे वर्तमान में हमारे देश में 22 भाषाएं प्रचलित हैं, लेकिन मुख्य रूप से समझी और बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी है। जो भाषा देश के किसी भी जो भाषा देश या किसी राज्य में प्रशासनिक कार्यों एवं जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो, प्रशासनिक कार्यों और जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो, वह राजभाषा कहलाती है। क्योंकि हिंदी भाषा हमारे देश में मुख्य रूप से समझी और बोली जाती है, अतः हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हमारे देश में कितनी भाषाएं प्रचलित हैं? 22 भाषाएं प्रचलित हैं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से समझी और बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। किसी भी देश या किसी भी राज्य में प्रशासनिक कार्यों एवं जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हिंदी है। जो भाषा होता, जो माध्यम होता है, वह भाषा राजभाषा कहलाती है। तो हमारे देश में मुख्य रूप से समझी और बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। इसलिए हमारे देश में हिंदी को हमारे देश में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 में। वेरी गुड। 14 सितंबर 1949 में हमारे संविधान में
हिंदी हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। वेरी गुड। अतः 14 दिसंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। 14 सितंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारी हिंदी को हमारी राजभाषा घोषित किया गया था। वेरी गुड। क्योंकि 14 सितंबर 1949 में भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, इसीलिए हम हिंदी 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। इतनी बातें तो आप समझ गए बेटा। हाँ। कि भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, हाँ। राजभाषा क्या है। हाँ। अब साथ में हम थोड़ा और पढ़ लें कि लिपि किसे कहते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। तो शब्दों की ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर, शब्दों की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखकर हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे लिपि कहते हैं। जब मैं आपसे पूछूं ना, तब आप जवाब दीजिएगा। ठीक है? ठीक है बेटा, पहले आप बातों को ध्यान से सुनिए। ठीक है। शब्दों की ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर दूसरों तक हम पहुंचाते हैं, उसे लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने की विधि लिपि कहलाती है। जो भाषा है ना, जिस माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। और उस भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। लिपि कहलाती है। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। वेरी गुड। लिपि क्या है? शब्दों की ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, वे चिन्ह लिपि कहलाती है। तुम इसको ऐसे कर सकते हो, भाषा की लिखने की विधि लिपि कहलाती है। हम जो हमारी भाषा है, हम जो लिखेंगे, किसी को समझाएंगे, तो जो लिखते हैं वही लिपि कहलाती है। बात समझ में आई? हाँ। तो हर भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। हर भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। सब भाषा की लिपि लिखने की विधि अलग अलग होती है। जैसे जर्मन और अंग्रेजी रोमन में, उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है? फारसी में। पंजाबी गुरुमुखी में, तथा हिंदी, संस्कृत, नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी। और नेपाली की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी, संस्कृत और नेपाली तीनों की लिपि देवनागरी है। और जर्मन और अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। उर्दू की फारसी। पंजाबी गुरुमुखी। हिंदी, संस्कृत और नेपाली की लिपि देवनागरी है। कोई आपसे पूछेगा कि हमारी हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। संस्कृत की लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो ये सब बातें जो हम पढ़ रहे हैं, किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? व्याकरण के अंतर्गत। तो हम ये भी जाने कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण हमें भाषा को सही और शुद्ध ढंग से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। भाषा को सही और शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना कौन सिखाता है? व्याकरण। व्याकरण हमें भाषा को सही और शुद्ध ढंग से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई बात बेटा? आज हम लोगों ने हिंदी व्याकरण पढ़ा। तो सबसे पहले हम जाने कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण हमें भाषा को सही और शुद्ध ढंग से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। व्याकरण के अंतर्गत हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? भाषा, लिपि, बोली और राजभाषा। तो अब सब बातें आपने समझ ली। अगले इसे अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और जितनी बातें मैंने बताई है, इसे लिख कर आप ले आइएगा। ओके मैम। ठीक है बेटा, थैंक यू।